Hello everyone, my name is Bragu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. So as the title goes, clarification between some commonly used preposition. कुछ जो सामान्य prepositions हैं उनके बीच में कुछ clarification है जो आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं. तो जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में नाउन की कंप्लीट प्लेलिस्ट और हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी इस तरह के कुछ सेशंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किए हैं. तो आप लोग इस सेशन के बाद उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, दे विल बी वेरी हेल्पफुल. तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को. और जो सबसे पहला डिफरेंस है हम आज देखने वाले हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन. हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस क्या है कि बिटवीन का यूज़ हम दो चीज़ों के बीच में जैसा अर्थ देने के लिए करते हैं, और अमंग का यूज़ जब दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो. राइट. तो बिल्कुल आप इस चीज़ को मानते हैं और हम लोग भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि बिटवीन दो के लिए और दो से ज़्यादा के लिए अमंग. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि बिटवीन का यूज़ दो से ज़्यादा के बीच में भी किया जा सकता है. यस, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि दो से ज़्यादा के सेंस में भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन का. लेकिन कैसे, वो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिखा, ध्यान दीजिएगा. मैंने लिखा द हिमालयाज लाई बिटवीन / अमंग इंडिया, चाइना एंड नेपाल. इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बिटवीन आना चाहिए या अमंग. तो एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को शायद ये चीज़ पता भी हो, लेकिन जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं ज़रूर समझिएगा कि जब भी कॉमन या शेयरिंग की बात होगी, कोई चीज़ म्यूचुअली शेयर हो, कोई चीज़ म्यूचुअली डिस्ट्रीब्यूट हो प्रॉपर नाउन्स के बीच में, तो जहाँ कॉमन जैसा सेंस हो, जहाँ शेयरिंग जैसा सेंस हो, वहाँ दो से ज़्यादा के लिए भी हम किसका यूज़ ही करते हैं, बिटवीन. इसीलिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम अमंग का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ किया जाएगा, बिटवीन. तो सेंटेंस क्या होगा, द हिमालयाज लाई बिटवीन इंडिया, चाइना एंड नेपाल. यानी दो से ज़्यादा के सेंस में जब शेयरिंग की बात हो, बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, राइट, तो वहाँ हम किसका ही यूज़ करते हैं इंग्लिश में, बिटवीन का. और वैसे जनरली एक जनरल सेंस में जब दो चीज़ों की बात होगी, हम किसका ही यूज़ करते हैं, बिटवीन, और दो से ज़्यादा के लिए किसका यूज़ करते हैं, अमंग का. जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ, डिवाइड दीज स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स. अब यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांट देना है, तो इसीलिए यहां किसका यूज होगा, अमंग का. के बीच में दो चीजों की बात होती तो हम किसका यूज करते, बिटवीन का. बिटवीन राम एंड श्याम. क्लियर. तो ध्यान दीजिएगा, दो से ज्यादा के लिए बिटवीन का यूज किया जा सकता है जब डिस्ट्रीब्यूशन म्यूचुअल हो, प्रॉपर नाउन्स के बीच में हो, शेयरिंग हो, कॉमन चीज़ों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. इरेज करता हूं मैं इस पर्टिकुलर डिफरेंस को. नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे. ध्यान देते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में जितने भी हम डिफरेंस देखने वाले हैं. क्लियर. चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है, अमंग और अमिड के बीच. जी हाँ, अमंग और अमिड में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं. अमंग का यूज हम जानते हैं किसी चीज के बीच में, राइट, नंबर्स के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में. लेकिन अमिड का यूज कब किया जाएगा, जब किसी काम के बीच में कोई चीज की बात हो. यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही स्टॉप्ड हिज स्पीच among / amid his applause. अपलॉज के बीच में, यानी कोई काम है,
राइट तो ध्यान दीजिएगा, किसी काम के बीच के दौरान की बात की जा रही है, तब अमंग का यूज नहीं होगा। हम किसका यूज करेंगे वहां पर? अमिड का। अमंग नंबर्स के बीच में, चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूशन के बीच की जैसी बात होती है, तब हम किसका यूज़ करते हैं? अमंग का। और अमिड का यूज़ जब किसी काम के बीच में, कोई बोलते हैं ना उत्तेजना के बीच में, एक्साइटमेंट, कोई काम हो रहा है स्पेशली, तब हम किसका यूज़ करें? अमिड। अमिड का मीनिंग ही क्या होता है? इन मिडिल ऑफ समथिंग। अमिड का मतलब क्या है? इन मिडिल ऑफ, के मध्य, के बीच में। तो इसीलिए क्या यूज़ करेंगे काम के बीच में के लिए? अमिड का। राइट आगे बढ़ते हैं, इरेज करता हूं मैं। तो देखिए छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो डिफरेंस है ध्यान दीजिएगा, बाय, ड्यूरिंग, थ्रू आउट। जी इन तीनों को एक साथ लिखने का रीजन क्या है? क्योंकि एक पॉइंट पर इन तीनों में डिफरेंसेस जानना जरूरी है। क्या? जरा समझते हैं। जनरली अभी हम जो तीनों का डिफरेंस समझने वाले हैं वो टाइम के बेसिस पर। क्लियर? तो सबसे पहले जो हमने यहां लिखा हुआ है क्या? बाई। बाई का यूज हम करते हैं हिंदी मीनिंग के दौरान, लेकिन दिन रात के सेंस में, या मैं कहूं डे एंड नाइट के सेंस में हम बाई का यूज कर सकते हैं। जब वहां वो क्या मीनिंग देगा? के दौरान। ध्यान दीजिए कैसे, मैंने एग्जाम्पल लिखा, सम ड्राइवर्स प्रिफर टू ट्रेवल बाय नाइट। राइट के दौरान, केवल वो भी किसके सेंस में? दिन रात। दूसरा जो हमारा वर्ड है दैट इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब भी क्या होगा? के दौरान, लेकिन किसी काम या समय। अब यहां कोई भी समय हो सकता है, लेकिन बाई के लिए केवल डे एंड नाइट या फिर काम के दौरान। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर, राइट, ड्यूरिंग द मंथ, ईयर, वीक, इस तरह से। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। तो बाई भी दौरान का सेंस देता है, लेकिन कौन से टाइम के लिए? केवल डे एंड नाइट के लिए। और ड्यूरिंग दौरान का सेंस देगा, लेकिन वहां मीनिंग क्या कन्वे करना चाहिए? किस पर्टिकुलर पॉइंट पे? या तो किसी काम के लिए या कोई भी समय। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आई हो। अब आती है बात थ्रू आउट की। थ्रू आउट का यूज कब करते हैं? सीधा मीनिंग समझते हैं इसका। थ्रू आउट हम यूज करेंगे सारा समय, पूरा समय, पूरी जगह। क्लियर? यानी कोई भी चीज जो पूरे समय की बात कर रही हो, पूरे ड्यूरेशन की बात कर रही हो, जैसे थ्रू आउट हिज लाइफ, थ्रू आउट द कंट्री। राइट तो जब भी सारा समय, सारी जगह या एवरीथिंग जैसा सेंस देना है, तब हम किसका यूज करेंगे? थ्रू आउट का। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। थ्रू आउट हिज जर्नी, थ्रू आउट हिज लाइफ, ही नेवर लाइड। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा इन डिफरेंसेस को टाइम के बेसिस पे। आई होप आपको ये बातें समझ आई हो। मैं रेस करता हूं और हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। अब देखिए बाई की बात जब हो ही रही है, तो हम बाई का एक और डिफरेंस देखते हैं। बाई का डिफरेंस किसके साथ? टिल के साथ। बाई का डिफरेंस किसके साथ? टिल के साथ। ध्यान दीजिए बाई और टिल दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तक। दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तक। अब बाई और टिल में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू have to complete this work by 10 PM। अब जैसे ही मैंने यहां बाई लिखा, इस बाई का मतलब क्या हो गया? जो 10 PM है दैट इज डेडलाइन, एंड पॉइंट। यानी 10 से पहले ही काम कंप्लीट करना है। 10 बजे तो समय की अंतिम सीमा हो गई। राइट तो बाई यहां क्या सेंस दे रहा है? तक तो बता रहा है, लेकिन समय की अंतिम सीमा। जबकि अगर मैं टिल की बात करूं, यू हैव टू डू दिस
till 10 PM। तो यहाँ टाइम वेरी कर सकता है, यानी 10 के थोड़ा बाद भी हो सकता है, 10 से पहले भी हो सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एंड पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं तो बाई, राइट। और जब फ्लक्चुएशन ऑफ टाइम तक के सेंस में बताना है तो टिल। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं, इरेज करता हूं मैं ये। नेक्स्ट डिफरेंस आता है छोटा सा ही है, लेकिन बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, राइट। क्या है? by/with। बाई और विद, ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जब किसी पर्सन के द्वारा जनरली कोई काम किया जाता है तो हम बाई बोलते हैं, पैसिव वॉइस में इनका यूज बहुत कॉमन होता है। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तब विद आता है, राइट। तो ये सारी बात आपको पता है। आई होप मुझे ये चीज़ दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, रावण वॉज किल्ड बाय राम विद एन एरो। क्लियर? तो इंस्ट्रूमेंट के लिए विद, जहां हम चीज़ों का यूज़ करें, इक्विपमेंट का यूज़ करें विद, लेकिन ह्यूमन बीइंग है तो वहां बाई, राइट। इसी सेगमेंट में जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज beside/besides। क्या डिफरेंस है? बचपन से सुना होगा, बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में। बिसाइड का मतलब क्या हो जाता है? बगल में। और अगर मैं बात करूं बिसाइड्स की तो इसका मतलब क्या हो जाता है? के अतिरिक्त, या मैं इंग्लिश में कहूं इन एडिशन टू, राइट। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे he was sitting beside/besides his ailing mother, राइट। तो यहां वो अपनी बीमार मां के बगल में बैठा हुआ है, तो बगल में बैठा था तो यहां किसका यूज किया जाना है? beside। तो बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड्स मतलब एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, बिसाइड्स टीचिंग इंग्लिश आई कैन टीच मैथ्स। Besides teaching English, I can teach maths। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम एडिशन का सेंस देंगे तो बिसाइड्स, और पोजीशन बतानी है बगल में, तब किसका यूज होगा? बिसाइड का। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। बहुत कॉमन डिफरेंसेस हैं, हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो जो लोग इस वीडियो को जरूर देख रहे हैं अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बोनस है सबके लिए। क्लियर? तो जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट डिफरेंस पर समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग सुनते आए हैं फॉर सिंस में डिफरेंस, लेकिन साथ साथ मैं आज क्या बताने वाला हूं? फ्रॉम। क्या डिफरेंस है फॉर सिंस में? सबसे पहले तो जानते हैं फॉर का यूज हम कहां करते हैं? जब भी हमें क्या बताना है? पीरियड ऑफ टाइम, राइट। जब भी हमें क्या बताना है? पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी टेंस में, तो हम किसका यूज करते हैं? फॉर का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, ही इज गोइंग देयर फॉर 10 days। पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, राइट। किसी भी टेंस में, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा जो मैं बोलता जा रहा हूं, किसी भी टेंस में हम फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। सिंस का यूज ध्यान दीजिएगा किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट नेम ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम, नेम ऑफ टाइम, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जब सेंस होगा तब हम किसका यूज करते हैं? सेंस का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो यहां सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से अब तक, सुबह से अब तक, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, सिंस का यूज केवल दो ही टेंस में होता है, एक तो परफेक्ट टेंस में, दूसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। यानी सिंस आप समय के लिए, टाइम के लिए केवल दो ही टेंस में यूज करेंगे, यानी परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान दीजिए, मैंने नहीं कहा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस सारे, राइट। और जहां भी डेफिनेट टाइम हो, या मैं इस चीज को दोबारा क्लियर करता हूं, परफेक्ट टेंस के लिए यूज होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन ध्यान दीजिए समय का डिफरेंस जो था वो डेफिनेट था, इसीलिए ध्यान दीजिए परफेक्ट टेंस में भी केवल दो ही टेंस आपके होंगे। कौन कौन से? एक तो प्रेजेंट, दूसरा पास्ट। इंपॉर्टेंट बात है, यानी सिंस का यूज फ्यूचर के टेंस में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्यूचर में टाइम डेफिनेट नहीं है, और सिंस हम डेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा से वर्ड्स को मार्क करता हूं कि परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन केवल प्रेजेंट में और पास्ट में, फ्यूचर में नहीं होता, क्योंकि वो पॉइंट स्टार्टिंग से एंडिंग का नहीं बताता, क्योंकि फ्यूचर का टाइम डेफिनेट नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा किसी भी टेंस में, लेकिन सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या नेम ऑफ टाइम, समय का नाम भी हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च 1990, राइट। लेकिन टेंस कौन से होंगे? परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी किसके? प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर में नहीं। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। क्लियर? अब आती है बात फ्रॉम की। तो फ्रॉम का यूज कहां होगा? तो फ्रॉम किसी भी टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, जो कि जनरली आपको किस टेंस में देखने मिलता है? सिंपल में। जनरली किस में मिलेगा? सिंपल में। और जहां भी पॉइंट ऑफ टाइम जैसी बात आ रही है लेकिन फ्यूचर में, तो सिंस को रिप्लेस कौन करेगा? फ्रॉम। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आई होप आपको फॉर और सिंस समझ में आया। पीरियड ऑफ टाइम के लिए और फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आएगा, नेम ऑफ टाइम के लिए, लेकिन दो ही टेंस हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी प्रेजेंट के या पास्ट के। फ्यूचर में सिंस का यूज नहीं करना है। फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, जनरली सिंपल टेंस में, जैसे ही इज कमिंग, या मैंने कहा एग्जाम्पल में यहां लिखता हूं, जैसे he is here from 10 AM to 5 PM, वो 10 से 5 तक यहाँ है, राइट। लेकिन फ्यूचर के टेंस में अगर कहीं आपको सिंस दिखता है, अगर आपको ड्यूरेशन बताना है, तो वहाँ किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का। मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा सब लोग, समझिएगा। मैंने लिखा इट विल हैव बीन रेनिंग देयर सिंस मॉर्निंग, यानी वहां सुबह से बारिश हो रही होगी। अब दिमाग लगाइए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इट विल हैव बीन रेनिंग देयर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए फ्यूचर के टेंसेस में हम सिंस का नहीं, वहाँ किसका यूज करते हैं? फ्रॉम, स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर्स में जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इरेज करता हूं मैं इसको और नेक्स्ट पॉइंट जरा समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, in/within, in/within। सीधे एग्जाम्पल लिखता हूं और समझेंगे। पहला एग्जाम्पल, I will complete this project in a month, right। दूसरा, I will complete this project within a month। तो जरा बताइए इन दोनों में आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है? अगर मैं सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पहला डिफरेंस यहां पर क्या देखने मिलता है? आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन अ मंथ, मतलब समय के अंतर्गत भी और बाद में कहीं भी हो सकता है।
इन अ मंथ का मतलब क्या है कि समय के अंदर भी और बाहर भी, यानी एक महीने में थोड़ा बाहर भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। लेकिन जब भी हम किसका यूज करते हैं, विद इन का, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसका यूज करेंगे, विद इन का, तो विद इन का यूज हम तब करेंगे जब समय के अंडर ही काम करना है। विद इन मतलब आपको उसी ड्यूरेशन के अंडर उस काम को करना है, बियॉन्ड नहीं जाना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। इन मतलब थोड़ा समय के इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन विद इन मतलब उस टाइम ड्यूरेशन के अंडर ही उस काम को कंप्लीट करना है, राइट? जैसे मैंने बोला यू हैव टू सबमिट दिस प्रोजेक्ट इन अ वीक। अब उस वीक में आप पूरा टाइम भी ले सकते हो, लेकिन विद इन अ वीक का मतलब क्या है कि उस वीक के अंडर ही आप उस काम को कंप्लीट करोगे। क्लियर एवरीवन? तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। इन अ वीक मतलब पूरा टाइम भी हो सकता है, लेकिन विद इन मतलब पूरा वीक नहीं होना चाहिए, राइट? उसी ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई हो, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं और बोनस क्वेश्चन को जरा समझते हैं क्या है, जरा देखेंगे सब लोग ध्यान से। डिफरेंस मैं यहां लिखने वाला हूं क्लियरली। सबसे पहले अंडर, बिलो, beneath, अंडरनीथ। क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, जरा समझते हैं। अंडर, बिलो, बनीथ और अंडरनीथ। सबसे पहले अंडर का यूज कहां होता है, तो ध्यान दीजिए, जब भी हमें लोअर लेवल की बात करनी है या लेयर की बात करनी है या सरफेस की, जैसे मैंने कहा अंडर द रूफ, सरफेस टच नहीं कर रहा, राइट? सर्दियों में हम एक के ऊपर एक कपड़े पहनते हैं, तो 5 लेयर्स अंडर हिज ड्रेसेस, या मैं कहूं 5 लेयर्स अंडर हिज जैकेट, राइट? तो लेयर लोअर लेवल की बात कर रहे हैं, राइट? लोअर लेवल की लेयर की या सरफेस की टच नहीं कर रहे हैं, अंडर द ट्री, तब हम किसका यूज करेंगे, अंडर का, राइट? नेक्स्ट क्या लिखा है, बिलो। बिलो का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला किसी अपार्टमेंट के नीचे वाला कमरा, यानी वो बिल्डिंग सेम है, यानी जो आपका सरफेस, यानी मैं कहूं आपका जो प्लेन था वो सेम है उसके नीचे। या मैं देखो और अच्छे सा एग्जांपल दूं, इस बोर्ड सेम है सरफेस, तो अंडर के नीचे क्या लिखा है, बिलो, तो सेम सरफेस के नीचे का लोअर पोजीशन, राइट? तब हम किसका यूज करेंगे, बिलो का। जनरली हम क्या बोलते हैं, बिलो द लेवल, बिलो आर द मेंशन्ड थिंग्स, या मैं कहूं बिलो समथिंग। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी हम बिलो की बात करते हैं तो बिलो सेम पोजीशन में, सेम सरफेस में, नीचे का सेगमेंट। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला पीपल इन द रूम बिलो आर वेरी नॉइजी। अब ध्यान दीजिए, हम नीचे वाले कमरे के लोगों की बात कर रहे हैं, यानी जिस कमरे में हम हैं उसी सरफेस के नीचे, यानी बिल्डिंग सेम है, राइट? तो यहां ध्यान देने वाली बात, पोजीशन लोअर बतानी है तब किसका यूज करेंगे, बिलो का। अब आते हैं बीनीथ पर। तो देखिए बीनीथ जो शब्द है एक फॉर्मल वर्ड है जो हम अंडर के साथ फॉर्मली एक्सचेंज कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात है, यहां जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, टचिंग। जैसे ध्यान दीजिए एग्जाम्पल से, मैंने बोला ग्राउंड beneath her feet। beneath टच कर रहा है सरफेस, हम किसका यूज कर सकते हैं यहां पर, beneath का। देखिए बहुत कॉमन डिफरेंस है, बहुत रेयर डिफरेंस है। जनरली बस ये फॉर्मल शब्द है जो आपको लिटरेचर राइटिंग में देखने मिलता है, बोलचाल में हम अंडर का ही यूज करते हैं, राइट? तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, अंडरनेथ। अंडरनीथ का यूज हम कब करते हैं, अंडर और beneath का कॉम्बिनेशन, यानी जब हम किसी चीज को एम्फोसाइज करके बोल रहे हैं। जैसे कमेंटेटर होते हैं, कमेंटेटर बोलते हैं कि बॉलर यानी बॉल उछाली बैट्समैन ने, तो हवा में बॉल है,
राइट उसके बाद जो फील्डर है वो उस बॉल के नीचे आ रहा है, तो एम्फोसाइज करके बोलते हैं अंडर द बॉल, अंडरनीथ द बॉल, अंडरनीथ द बॉल, राइट तो ध्यान दीजिए, बस एम्फोसाइज करने के लिए लोअर द पोजीशन बताना है, तब किसका यूज करेंगे, अंडरनीथ। आई होप आपको ये बात समझ आई हो, राइट। नेक्स्ट जो लास्ट डिफरेंस है हम देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अबव और ओवर। देखिए अबव ओवर में डिफरेंस क्या है, कुछ लोग बहुत गलत इस चीज को समझ लेते हैं। अबव और ओवर, सबसे पहले जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, अबव कोई चीज की बात करेंगे तो वहां पर टच नहीं हो रहा है, राइट जैसे वी मस्ट हैव रूफ above our hand, राइट टच नहीं कर रहा है, कवर किए है। वहीं कोई चीज टच करे और कवर भी करे तो क्या इसका यूज करना है, ओवर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। अब कवर किया, टच भी कर रहा है, इस सेंस में यूज किया, राइट तो बिल्कुल आई होप आपको ये डिफरेंस ध्यान रहेंगे। जो लोग इस सेशन को पहली बार देखे हैं, प्रेपोजिशन के इससे पहले वाले सेशन देखेंगे तो आई होप आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, राइट सो आई होप आपको आज का ये क्लैरिफिकेशन ऑफ सम कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशन समझ में आया हो, राइट सो आज मैं आपसे यही विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। एट लास्ट आई ब्रभु, आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।